अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हमीन फ़ातिमा फ़ैसल एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पिंककास्ट। आज का एपिसोड इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है। आज के एपिसोड का उन्वान हमारी तेज़ तरीन ज़िंदगी का एक अहम जुज़ू है। जी हाँ, खाना। चाहे कोई चीज़ सेलिब्रेट करनी हो, किसी पुराने दोस्त से मिलना हो या फिर कोई फैमिली गेट टुगेदर हो, खाना हम पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों का बहुत अहम इम्पॉर्टेंट जुज़ू है। लेकिन कभी कभार यही खाना हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। So today we're going to talk about food allergies, and for that we have today with us Professor Dr. Sameer Qureshi. Professor Sahab is a well-reputed otorhinolaryngologist. He was ex-head of department of ENT at Jinnah Postgraduate Medical Center. He is practicing at several institutes and successfully treating his patients. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज यहाँ आने का। माय प्लेजर। तो सर जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि एलर्जी बहुत तरीके की होती है, जिसमें एक तरीके की एलर्जी फूड एलर्जी है। और फूड एलर्जी हम पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा मसला है, क्योंकि हमें हर तरीके के खाने का बड़ा शौक़ है। तो थोड़ा सा इसको अगर आप बता सकें कि फ़ूड एलर्जी होती क्या है, बच्चों में और बड़ों में किस तरह डिफ्रेंशिएट हो सकती है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे फूड एलर्जी हो सकती है? अच्छा, आपने बहुत सारे सवालात एक साथ किए। तो सबसे पहले तो फूड एलर्जी पे आते हैं कि एलर्जी एक कॉमन चीज़ है और हम नेचुरली ये एक इंफॉर्मेशन लोगों को देना चाहते हैं। तो किसी भी चीज़ खाने से कोई एलर्जी का रिएक्शन जैसे हो, जिसमें आपके जो एक्सट्रीमिटीज़ या आपके स्किन पे कोई रैश आ जाए या होंठ सूज जाएं या इस तरह के सांस लेने में कभी दुश्वारी हो जाए किसी चीज़ खाने के बाद, तो वो फूड एलर्जी है। सही। जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें फूड एलर्जीज़ को इन्होंने मेजर 9 करके क्लासिफाई किया है। मेजर 9 में इसमें मिल्क है, ओके। एग्स हैं, सही। पीनट्स हैं, ट्री नट्स हैं। ट्री नट्स जैसे कैशू नट होता है, पिस्ताशियो होता है, ये ट्री नट्स हैं। हेज़लनट्स हैं, सही। ठीक है ना, ये ट्री नट्स हैं। उसके बाद फिश है, शेलफिश हैं। शेलफिश में लॉबस्टर्स, प्रॉन्स, ये सब आ जाते हैं। फिर सोए है और सिजामी है। सिजामी हमारे पास इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन बाकी सब कॉमन है। इसी में अगर आप बच्चों और बड़ों में फ़र्क कर रहे हैं तो होता है कि बच्चों में मिल्क और एग, ये समझे आप कॉमन, मतलब एक अलग है अडल्ट से, मिल्क एंड एग। बाकी वही सारी ट्री नट्स और पीनट्स और शेलफिश, फिश, सोया, व्हीट सब आता है। लेकिन अमूमन बड़ों में इससे एलर्जी नहीं होती। बड़ों में जो है शुरू हम यहाँ से करते हैं कि भाई एग्स और मिल्क को माइनस कर देते यूजुअली, क्योंकि देखा ये गया है कि लोग ओवर द पीरियड ऑफ सम टाइम दे आउटग्रो दिस एलर्जीज। तो वो बच्चों में होती हैं लेकिन बड़ों में नहीं होती। बिल्कुल ठीक सर। जिस तरह से आपने बताया कि कुछ एलर्जीज़ हैं जो जब बड़े हो जाते हैं तो वो आउटग्रो कर जाते हैं, उनमें उतना पोटेंशियल नहीं होता उस एलर्जी का। तो इम्यून सिस्टम किस तरीके से रिएक्ट करता है इस एलर्जी से? देखिए, इम्यून सिस्टम में एक मैं आम लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए एक बात कहता हूँ। जैसे कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है ना, सेंसिटिविटी, जी बिल्कुल। और इसी को अगर आप हाइपर कर दें तो हाइपर सेंसिटिविटी। सही। तो बॉडी के ये रिएक्शन होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी। सही। एक एलर्जन, जैसे फ़र्ज करें मुझे पीनट से एलर्जी है, तो पहली दफ़ा जब मैं खाऊंगा एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन। यानी कि मेरी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है जिसमें एक IgE कहलाता है। वो IgE समझे वो एलिवेट होता है और वो जाके खास सेल्स होते हैं उनको अटैच हो जाता है, तो उस वक्त वो कोई रिएक्शन नहीं देता। सही। लेकिन सेकंड टाइम जब मेरा एक्सपोजर होगा, जब मैं सेंसिटाइज हो गया उस एलर्जन को, तो सेकंड टाइम जब भी एक्सपोजर होगा, जब मैं खाऊंगा, तो बॉडी मेरी एक रिस्पॉन्स देगी। एक रिस्पॉन्स होगा जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है। वो माइल्ड भी हो सकता है, वो मॉडरेट भी हो सकता है, और वो सीवियर भी हो सकता है। वो तीनों तरह का रिस्पॉन्ड हो सकता है जब मैं सब्सिक्वेंट। तो ये बेसिकली इम्यून सिस्टम जो है आपका, मैं वो फाइनल साइंटिफिक डिटेल्स नहीं, लेकिन एक जो इन्फॉर्मेशन के लिए जो लोगों को समझ में आ जाए, वो ये है कि सेंसिटिविटी होती है और हाइपर होती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में पहला स्टेप होता है सेंसिटाइजेशन, यानी कि बॉडी का एक्सपोजर हुआ, बॉडी ने उसको रिकॉर्ड कर लिया अपने सिस्टम में,
एक IgE बना जो एलर्जी का रिस्पॉन्स होता है और वो जाके ख़ास सेल से अटैच हो गया। सब्सिक्वेंट जब दोबारा एक्सपोजर हुआ तो उसके बाद बॉडी ने अपना रिस्पॉन्स शो किया एलर्जी का, जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीनों तरह का हो सकता है। बिल्कुल। हम एज बीइंग बतौर एक इंडिविजुअल जिसको इतनी मालूमात नहीं है, हम कैसे डायग्नोस या हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें एलर्जी ही हुई है और वो फूड एलर्जी ही है? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हिस्ट्री है। जैसे मैं आपके घर आया, मैंने एक मछली खाई, मछली खाते ही मुझे रिस्पॉन्स शुरू हो गया, मुझे रैशेस आने शुरू हो गए, मुझे सांस में दुश्वारी हो गई, मेरे होंठ फूल गए, मेरा पैलेट फूल गया। मैंने कहा भाई मुझे खाने में मुश्किल हो रही है। तो एक तरह का आपको अंदाज़ा हो गया हिस्ट्री से। हिस्ट्री आपकी है कि मैंने प्रॉन खाए थे और मुझे उसके बाद एलर्जी हो गई। तो नंबर 1 तो ये है। सही। उसके बाद अब आप ये मालूम करना चाहती हैं कि भाई मुझे किससे एलर्जी हो रही है। तो उसका ये है कि एक तो आप छोटी क्वांटिटीज़ में कोई चीज़ लेते हैं और स्किन प्रिक टेस्ट कहलाता है। जी, स्किन में मुख्तलिफ चीज़ों के आप नंबरिंग कर देते हैं कि भाई फ़िश, प्रॉन, सोयाबीन, पीनट, फलाना जो भी व्हाटएवर, और स्किन पिक करते हैं और स्किन पिक टेस्ट के बाद उसकी आप देखते हैं कि किसने रिएक्ट किया और किसने रिएक्ट नहीं किया। तो एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा ये होता है सीरम IgE, जिसकी हमने पहले बात की कि सेंसिटाइजेशन होता है। उसके ब्लड में लेवल्स देखते हैं कि उसमें स्पेसिफिकली कोई भी चीज़ के बाद उसके लेवल्स में कितना इंक्रीज आता है। और बाज़ में जिसमें एलर्जी होती है वो सीरम IgE लेवल्स काफ़ी फिनोमिनल होते हैं, तो उससे हमको अंदाज़ा हो जाता है। तो इसमें एक तो हिस्ट्री है और किसी को अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो स्किन प्रिक टेस्ट भी करा सकता है। सब प्रीएम्प्टिवली आप चाहते हैं कि मैं पता कर लूँ कि भाई मुझे इससे एलर्जी है ना है, तो आप स्किन प्रिक टेस्ट करा के दे सकते हैं, क्योंकि वो कम मिकदार में होते हैं तो उससे वो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता और आपके इल्म में भी आ जाता है कि whether you are allergic to that specific allergen or not. तभी आपने बताया कि कोई हिस्ट्री होती है, ये हम स्किन प्रिक टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान जिसने ऑलरेडी ले लिया है ऐसा कोई फूड या ऐसा कोई एजेंट जो उसे ट्रिगर कर रहा है एलर्जी को, तो लेकिन वो ये किस तरीके से पता लगा सकता है कि इससे मुझे कम एलर्जी हो गई या इससे मुझे बहुत सीवियर किस्म की एलर्जी हो सकती है? देखिए, एलर्जी जैसा मैंने आपसे अर्ज किया था पहले, माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर। जी बिल्कुल। सीवियर जो होता है वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्सिस होता है, जिसमें आदमी के पास टाइम बहुत कम होता है। अच्छा। हाँ, बहुत कम टाइम होता है और बहुत ही लाइफ सेविंग दवा जिसका एपिनेफ्रिन कहते हैं वो देनी पड़ती है। सबकुटेनियसली इंजेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। आदमी का सांस रुक जाता है ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, जो फेफड़ों में आपके जो ब्रोंकस हैं वो सिकुड़ जाते हैं, आपकी जो वेसल्स में वेसोडाइलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको हाइपोटेंशन हो जाता है, बहुत सीवियर प्रोस्ट्रेशन, स्वेटिंग शुरू हो जाती हैं आपकी एक्सट्रीमिटीज़। तो एक आप देखेंगे कि एक भयानक किस्म का रिएक्शन, वो उसको कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। सही। तो वो तो एक इमरजेंसी है। सही, ठीक है। माइल्ड स्किन रैशेस हो गए, आपको थोड़ी सी वॉमिटिंग की फीलिंग हो गई, माइल्ड सा डायरिया हो गया या कहीं पिगमेंटेशन हो गई, तो वो आपको एक एलर्जी बता देता है कि आपने यार मैंने आज पीनट खाया था और उसके बाद से मुझे स्किन में रैशेस शुरू हो गए, इचिंग शुरू हो गई। इचिंग होती है लोगों को बहुत ज़्यादा। तो दीज आर कॉमन, या किसी को पेट में हल्का सा दर्द हो गया, दीज आर ऑल माइल्ड सिम्टम्स। बट दी ऑन द एक्सट्रीम साइड यू कैन हैव एनाफाइलेक्सिस which is a medical emergency. ओके, Yeah. सही। सो क्या आपको लगता है कि अगर किसी को माइल्ड रिएक्शन या माइल्ड सिम्टम्स आ रहे उसको भी डॉक्टर के पास आना चाहिए, रुजू करना चाहिए? या अगर देखें है क्या एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ है तो आदमी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि तशख़ीस हो जाए कि स्पेसिफिक एलर्जी हो रही है। डॉक्टर को टेस्ट करा ले, स्किन पे टेस्ट करा ले, IgE करा ले, टेक्निकली उसको देख ले, उसको फिर एजुकेट कर दे कि आइंदा इस चीज़ों से किस तरह बचना है। तो वो एजुकेशन भी हो जाएगी उसकी एक डॉक्टर के पास जाने से। फिर इन्फॉर्मेशन क्योंकि डॉक्टर्स को बता देगा कि भाई तुम्हारे साथ मैक्सिमम क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो एक आगाही, एजुकेशन और उसके अलावा प्रिवेंशन, ये तीनों चीज़ें हो जाएगी। इसके लिए ज़रूर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर, हमने एक वर्ड सुना है फूड इंटॉलरेंस के नाम से। अब आप एक चीज़ बता रहे हैं फूड एलर्जी, थोड़ा सा आप बताएंगे कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? देखिए, इसमें अगर मैं शुरू से शुरू करूँगा तो बहुत लंबे लंबे फ़र्क हैं। मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज कर देता हूँ। ठीक है। जो एलर्जी है विद इन मिनट्स और सेकेंड्स शुरू हो जाएगी। सही।
जो इंटॉलरेंस है दैट विल टेक टाइम, कभी 4 घंटे भी, 12 घंटे भी, डेज भी हो सकते हैं इंटॉलरेंस में, ठीक है। सही है। अच्छा, दूसरा एलर्जीज़ के रिएक्शंस आपको नज़र आएँगे, उसमें आपको कोई ऐसे रिएक्शन नज़र नहीं आएगा, जैसे आपको ब्लोटिंग होगी, वॉमिटिंग हो सकती है, सही है। थोड़ी बहुत इचिंग हो सकती है, लेकिन इसमें तो आपको बड़े वाज़ेह रैशेस, इचिंग विचिंग सब फौरी-फौरी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर मेडिकली आप टेस्ट करेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा इंटॉलरेंस, ओके, सही। और उसमें इम्यून रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, उसमें आएगा। इंटॉलरेंस का कॉमन से एग्जांपल दे दूं, क्योंकि काफ़ी मिलते-जुलते लफ्ज़ हैं ना, तो जैसे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस आपने बिल्कुल। सुना होगा बहुत, बिल्कुल। हाँ, सही। कॉमनली सुना होगा लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। बच्चों में जी आपको आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, आपको बताते हैं जी इसको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। तो इंटॉलरेंस वो है जो कि दैट डज़न्ट गिव एनी सॉर्ट ऑफ, बट दैट कैन गिव अ डायरिया, मैल एब्ज़ॉर्प्शन और समथिंग, बट दैट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। एलर्जी आपको फौरी रिएक्शन देगी, आपने डॉक्टर साहब मैंने भी खाया, मुझे इचिंग शुरू हो गई, स्किन लाल हो गई, दाने आने शुरू हो गए, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये डिफरेंस है दोनों में माइल्ड सा। वैसे तो अगर मैं लिस्ट बनाऊँ तो वो तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई इम्यून रिस्पॉन्स ब्लड में भी नहीं आएगा, आईजी लेवल्स आप मतलब आप इम्यून रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। दूसरा, ये सेकंड 2 मिनट्स होगा, वो आवर्स टू डेज हो सकता है इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस, और इंटॉलरेंस जो है वो कंटिन्यू करेगा। ये जो है एलर्जी आपको नज़र आएगी कि भाई यहाँ पर एलर्जी हो गई है। अच्छा सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ जवाबात में मुझे एपिनेफ्रिन का नाम लिया था, जिसमें आपने कहा था कि अगर एनाफिलैक्सिस हो जाए या बहुत सीवियर किस्म का रिएक्शन हो, तो अगर आप थोड़ा-सा बताएँ कि हम फूड एलर्जी, अगर कोई इंसान घर पर है और उसे फूड एलर्जी और उसको पता है कि उसकी हिस्ट्री है फूड एलर्जी की, तो वो किस तरह से मैनेज कर सकता है? पहले तो आपने बिल्कुल कहा कि वो वैसा खाना ही ना खाए अगर उसे पता है, लेकिन अगर उसने इनटेक कर लिया है और एनाफिलैक्सिस अगर उसे पता है कि उसे हो सकता है, तो वो किस तरह से मैनेज हो सकता है? देखिए, इसमें अपने घर में मैं थोड़ा-सा आपके सवाल को थोड़ा-सा अगर इफ यू अलाउ मी करेक्ट कर देता हूँ। बिल्कुल। घर पे तो हर आदमी को पता है कि भई इसको इस चीज़ से एलर्जी है। जैसे फ़र्ज़ करें पीनट से एलर्जी है, फिश से है, तो हर एक को पता है। हर एक अपने किचन नंबर 1 तो होता है कि घर का जो किचन चलाने वाला है, उसको पता होना चाहिए कि भई इस जो शख्सियत है, इस शख्स के खाने में ये चीज़ नहीं नहीं जानी डालनी चाहिए। चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। सिनेरियो कहाँ हो सकता है? सिनेरियो हो सकता है रेस्टोरेंट में, सिनेरियो हो सकता है जब आप किसी के घर गए और उनको तो आपने बता भी दिया हो, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि आपके साथ जो होता है वो किस लेवल की एलर्जी होती है। एनाफाइलेक्सिस हो जाता है क्या, तो पीपल माइट टेक दैट कैजुअली। आप अगर किसी को बता भी दें कि इनको फिश की एलर्जी हो गया, हाँ नहीं, लेकिन अगर वो कभी भी थोड़ा सा भी मिक्स हो गया सालन में, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ी सी भी बढ़ गई, तो वो उस शख्स को तो वो रिएक्शन हो जाएगा। तो एक आगाही। दूसरा ये कि रेस्टोरेंट एक जैसे होता है ना, आप अपने साथ अपने वॉलेट में आप रखते हैं कि भाई मुझे इन दवाओं से एलर्जी है। जैसा डॉक्टर्स ही बताते हैं, हम लोग ही बताते हैं कि आप जो है अपने साथ एक कार्ड रख लें कि इन केस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, ए पीपल रिकवर योर वॉलेट और समथिंग, तो उसमें एक कार्ड हो जिसमें आपको बताओ कि भाई फलां से मुझे एलर्जी है, एस्पिरिन से एलर्जी है, या किसी भी चीज़ से भी एलर्जी। इसी तरह जिन लोगों को एनाफाइलेक्सिस यानी कि सीवियर होता है, उनको एक कार्ड कैरी करना चाहिए आगाही के लिए कि मुझे फ़िश से एलर्जी है या मुझे प्रॉन से एलर्जी है, ताकि अगर कोई इस तरह हुआ, क्योंकि देखिए जो रेस्टोरेंट है या कोई नई जगह है, ज़रूरी तो नहीं है वहाँ कोई डॉक्टर बैठे हों सारे बिल्कुल ऐसा कि ही। वो 1 मिनट में उसका कोई ट्रीटमेंट कर देंगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डायग्नोज। कोई समझेगा इसको एपिलेप्सी हो गई, कोई समझेगा इसको हार्ट अटैक हो गया, कोई समझेगा इसको कोई सीवियर एस्मा हो गया, एंड ही माइट नॉट, ही मे पास आउट, ही मे गेट, बेहोश हो जाए। तो उस वक्त आपके पास इंफॉर्मेशन में ये होता है कि लोग जो हॉस्पिटल इंस्ट्रक्शन या डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अभी कीप अ सेल्फ, कोई ऐसी कार्ड, कोई ऐसा टैग लगा के रखो कि लोगों को पता चल जाए कि भाई तुमको इस चीज़ से एलर्जी है, एलर्जी हो, ये एलर्जिक एलर्जी रिएक्शन। एनाफाइलेक्सिस जो होता है उसमें तो आपको सीधे सीधे हॉस्पिटल जाना है किसी न किसी तरह जल्दी, और आपको जैसे एपिनेफ्रिन मैंने बताया था, स्टीरॉइड्स हैं, एंटीहिस्टामिन्स हैं, ये देने जो लाइफ सेव करना है आपको। बाकी माइल्ड एलर्जीज़ के लिए आप इंजेक्टेबल भी ले सकते हैं, आप ओरल एंटीहिस्टामिन्स जिसको कहते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली हिस्टामिन रिलीज से ही प्रॉब्लम होता है, तो एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हो सकती हैं, ओरल फॉर्म में भी हो सकती हैं, और ऑफ कोर्स अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा माइल्ड से मॉडरेट है तो स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, लेकिन सीरियस कंडीशंस में बेसिकली वो है। दूसरा ये कि अपना किचन घर का, आप जहाँ जाएं आप बिल्कुल कैटेगोरिकली जिसके पास आप मेहमान हैं उनको, जिस रेस्टोरेंट में जाएं कैटेगोरिकली उनको बताएं कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है,
तो ये ख्याल किया जाए कि मेरे जो सर्विंग है उसमें कोई इस तरह की चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। जैसे ये फैमिली हिस्ट्रीज क्या प्ले करती हैं रोल किसी इंसान को या किसी फर्द को कोई एलर्जी डेवलप होने में, और क्या पाकिस्तान में ये आम है? अच्छा है क्या, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जेनेटिकली असल में अगर पेरेंट्स को एलर्जी नहीं है तो बच्चे में एलर्जी का चांस 10 से 20%। नहीं, ठीक। अगर पेरेंट्स में एक पेरेंट को एलर्जी है तो उसका चांस तकरीबन 40% है कि उस चीज़ से उसको एलर्जी हो सकती है, हो सकती है। चाहे अम्मी हो या अब्बू। अब्बू हो, जो भी हो, फादर, ओके, एक पेरेंट। सही। अगर दोनों पेरेंट्स को एलर्जी है तो बच्चे को जो एलर्जी होने का चांस है दैट्स राइट फ्रॉम 40% टू 70% चांस है कि उस चीज़ से बच्चे को भी एलर्जी हो। ओके। अच्छा, ये तो बेसिकली फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिकली ट्रांसफर्ड एलर्जीज है। अच्छा, दूसरा आपका जो सवाल था, पाकिस्तान में जनरली मैंने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जो पेपर से, हमारे मुल्क में इतनी एलर्जी, फूड एलर्जीज नहीं है एज कम्पेयर टू, मुझे स्टेटिस्टिक्स तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू यूएस, एज कम्पेयर टू यूके, एज कम्पेयर टू द वाइट रेसेस, ऑस्ट्रेलिया, मैंने जो थोड़ा बहुत पेपर्स देखे हैं उसमें उन लोगों में ज़्यादा है एलर्जीज एज कम्पेयर टू अस। हमारे मुकाबले में उनके पास एलर्जीज ज़्यादा है जेनेटिकली। सर, क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ों में कुछ ऐसी एलर्जीज हों, जैसे आपने कहा है जो जो कोई बच्चों में है लेकिन बड़ों में होते हुए वो आउटग्रो हो जाती हैं, तो आप कुछ ऐसी एलर्जीज बता सकते हैं जो कि बड़ों में कम पाई जाती हैं? ये भी दैट्स आल्सो गुड क्वेश्चन, क्योंकि होता है कि मिथ बन जाती है कि बच्चे को ये एलर्जी है तो ज़िंदगी भर उसको नहीं देते, लेकिन यू आर सो राइट एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन। एलर्जीज कैन बी आउट, फूड एलर्जीज कैन बी आउटग्रोन। जैसे दूध की एलर्जी है या एग की एलर्जी है, over a period of time, say about 6 years to 12 years, mostly these allergies are outgrown. क्योंकि वो mild होती हैं, mild होते 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 they are usually outgrown. The mechanism is not very much understood. There is a mechanism, but उसको बिल्कुल perfect understanding नहीं है, but there is a mechanism by which that is outgrown. Okay. And milk and eggs are the most common, जो outgrow हो जाते हैं with allergy, with the period of time. ये तो सर आपने बहुत इंफॉर्मेटिव हमें नॉलेज दी है। आई थिंक कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें फूड एलर्जीज के हवाले से या जनरल एलर्जीज के हवाले से? देखिए, जनरल एलर्जीज के हवाले से तो ये हमारा जो टॉपिक फूड का है, जिस चीज़ का पता हो कि इससे एलर्जी है उसको प्लीज़ ट्राई ना करें। बिल्कुल। आदमी ये समझता है आप बड़े होकर आउटग्रो नहीं करेंगे। जैसे आपको पीनट से एलर्जी है, बचपन से है, अभी भी है, तो आप ये नहीं समझे कि मैं इस मरतबा पीनट खाऊंगा तो मुझे एलर्जी नहीं होगी। और खुसूसन एनाफाइलेक्सिस वालों के लिए जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो अपने साथ कार्ड ज़रूर रखें, ताकि उस कार्ड पे लिखा हो कि इस आदमी को सीवियर एलर्जी है जिस चीज़ से भी, फिश से है, प्रॉन से, ताकि कोई इवेंट हो जो घर से बाहर हो तो ऐसा ना हो कि वो जो एक क्वेश्चन ऑफ टाइम होता है जिसमें आदमी ट्रीट कर सकता है, उस क्वेश्चन ऑफ टाइम में आप किसी हेल्थ फैसिलिटी में ना पहुंच सके, इसीलिए कि आपकी डायग्नोसिस ही नहीं हो पाई। तो आप अपने साथ कोई कार्ड, कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन जैसे दवाओं का रखते हैं, उस तरह ज़रूर रखें जिस पर लिखा हो कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल उस आदमी के लिए भी, उसके अतराफ जो लोग उसकी मदद करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जहाँ जिस हॉस्पिटल फैसिलिटी में वो जाएगा उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे विद अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।